स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में और स्वागत है आपका उस साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सर्वेक्षण में जिसमें हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम उन मुद्दों को उठाएं, उस तरह का विश्लेषण प्रस्तुत करें जो जितने आप प्रतियोगी हैं प्रतिद्वंदी परीक्षाओं के, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम ये विश्लेषण करते हैं। और हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम जानकारियाँ प्रामाणिक आपको दें, तुलनात्मक विश्लेषण की एक संवाद की शैली आपके साथ शुरू करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जिनका प्रभाव हमारे राष्ट्र हित पर पड़ता है, हमारी विदेश नीति पर पड़ता है, अपना मौलिक सोच बनाने की क्षमता प्रदान करें। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका उत्तर दूसरे उत्तरों की अपेक्षा में अलग, साफ सुथरा नजर आए, उनसे बेहतर नजर आए। तो हमारा प्रयास ये है कि जानकारी सारी प्रामाणिक आपको मिलेगी, विश्लेषण संतुलित मिलेगा, मगर आपको, अगर आप निरंतर श्रृंखला को देखते हैं तो आपकी प्रतिभा, मौलिक प्रतिभा भी विकसित होगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सारे प्रश्नों का सही उत्तर देने में। जो समस्या इस समय बहुत विस्फोटक बन रही है, वो बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर है। पोलैंड की 400 मील लंबी सरहद है जो बेलारूस से जुड़ी हुई है और इसमें एक जिस तरह का दोनों के बीच सरहद में जो नो मैन लैंड सरीखा जंगल है, उस पे लगभग 4000 शरणार्थी फंसे हुए हैं। ये शरणार्थी दुनिया के विभिन्न देशों से आए हैं और एक ओर बेलारूस इन्हें पोलैंड में धकेलने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर पोलैंड जब उसकी सरहद पर संकट होता है तो उसका कहना है, उसका आक्षेप है कि बेलारूस इन शरणार्थियों का प्रयोग एक हथियार की तरह कर रहा है पोलैंड को अस्थिर बनाने के लिए, और वो इन शरणार्थियों को वापस धकेल रहा है बेलारूस की तरफ। इतनी ही अगर समस्या होती तो लगभग वही स्थिति होती जो यूरोप में अन्यत्र देखने को मिल रही है कि शरणार्थी जो उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, अपनी जान बचाने के लिए अत्याचारी सरकारों से, नस्लवादी कारणों से, मौसम के बदलाव के कारण, गृहयुद्ध के कारण अपने घर से भागते हैं, बेघर होते हैं, दूसरी जगह पनाह लेने की चेष्टा करते हैं। वो अफगान हो, वो सीरियाई हो या अफ्रीकी के किसी और देश से आए हों, मगर जब वो अब तक वो एक सागर मार्ग से जा रहे थे, कई बार अपनी जान को खतरे में डालते हुए, कभी तस्कर उन्हें बसों के में पीछे बंद करके ले जाते थे, दम घुटने से कुछ लोग मरते थे, मगर वो रास्ता दूसरा था जो ग्रीस और इटली के जरिए यूरोप की तरफ जाता था। हाल के दिनों में जो संकट पैदा हुआ है वो इस कारण हुआ है कि भूमिबद्ध देश है बेलारूस, जिसकी सरहद पोलैंड से मिलती है, जिसकी सरहद रूस से मिलती है, जिसकी सरहद एस्टोनिया और लेटविया से मिलती है। वो देश सारे के सारे इस दबाव को महसूस कर रहे हैं कि हाल के दिनों में जो तानाशाह शासन कर रहे हैं बेलारूस में, उन्होंने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया है जिसमें विधिवत दुनिया के विभिन्न भागों से शरणार्थियों को, जो देह तस्कर हैं, मानव तस्कर हैं, या जो नाजायज मादक द्रव्यों की तस्करी करते हैं, या जो हथियार नाजायज इधर से उधर पहुंचाते हैं, उनकी मदद से विधिवत एक ट्रैवल एजेंट्स के जरिए पर्यटकों के नाम पर हजारों की संख्या में इन शरणार्थियों को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में इकट्ठा किया। और जब वो मिन्स्क पहुंचे तो उन शरणार्थियों को एकाएक पता चला, जिन्होंने कई हजार डॉलर अपनी पूरी कमाई घर बार बेचकर परिवार के साथ इन ट्रैवल एजेंट्स को सुपुर्द की थी, कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था ये आपका पासपोर्ट है, ये आपके पेपर्स हैं और बेलारूस से पोलैंड जाने का मार्ग बहुत सहज है, जरा से कटीले तार हैं, उनको आप काटिए और एक बार चले जाइए। एक बार आप पोलैंड पहुंच जाएंगे तो आप यूरोप के किसी भी देश में जहां वीसा का कोई प्रावधान नहीं है, जहां पासपोर्ट पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप आ जा सकते हैं। तो जिन शरणार्थियों को वो जल मार्ग से जाना लगता था अब संभव नहीं रह गया है, कि इटली के एक जो मंत्री हैं उन पर तो मुकदमा चलाया जा रहा है कि उन्होंने कितना मानवीय आचरण किया था, फैसला किया था उस नाव को लौटाने के लिए जिसमें शरणार्थी मारे गए थे। तो जिन मानवीय आधारों पर, जिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात हो रही है कि जो मानवीय संकट शरणार्थियों के कारण यहाँ पैदा हो रहा है, उसमें दोहरे मानदंड यूरोपीय देशों के, यूरोपीय यूनियन के भी देखने को मिलते हैं। मगर यहाँ जो ये साजिश थी कि विधिवत एक सरकार, एक संप्रभु देश की सरकार उन ट्रैवल एजेंट्स के साथ, देह तस्करों के साथ सांठगांठ कर इन शरणार्थियों को धकेल रही है पोलैंड पे। क्यों बेलारूस ऐसा कर रहा है, क्यों वह यह भड़काने वाली हरकत कर रहा है? उसके कई कारण हैं, जिसमें एक दृष्टिपात संक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण के लिए जरूरी है कि बेलारूस कभी
हिस्सा हुआ करता था सोवियत संघ का। सोवियत संघ के विघटन के बाद वो अलग हो गया और उसकी स्वाधीनता 1991 में पहले पहले प्रकट हुई और 1994 में पहली बार लुकाशेंको ने सत्ता ग्रहण की। उसके पहले वो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में वहाँ की सीमा सुरक्षा बल के एक अफसर रहे हुए थे, राजनीतिक कॉमिसार थे सेना में, मगर उतने बड़े पद पर वो नहीं थे। मगर जब बेलारूस स्वाधीन हुआ तो उन्होंने वहाँ सन 94 में सत्ता ग्रहण की और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, जो अक्सर मदहोश रहा करते थे और उनके निर्णय हमेशा सही नहीं होते थे, भाई भतीजावाद के आक्षेप भी उन पर लगे थे, उनके साथ उन्होंने एक समझौता किया कि सन 96 में वो फिर से अंग बन जाएंगे, अभिन्न अंग बन जाएंगे रूस का और रूस का ही हिस्सा बना रहेंगे। ना इसमें जो सबसे दुखद घटना है वो ये है विश्व के लिए कि जब घटनाक्रम बदला और पुतिन ने सत्ता ग्रहण की 1999 में, तो उन्होंने ये महसूस किया कि बेलारूस को रूस का हिस्सा बनाने से बेहतर है कि बेलारूस को एक कठपुतले राज्य के रूप में, एक संरक्षित राज्य के रूप में, अपने मोहरे के रूप में एक स्वाधीनता का छद्म संप्रभु देश बनाकर रखा जाए, ताकि उसके किए को वो नकार भी सकेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस भूमिबद्ध राज्य से, जहां से उनकी गैस पाइपलाइन यूरोप को ऊर्जा पहुंचाती है, उस पर पूरा नियंत्रण उनका बना रहेगा। और जो हाल के दिनों में रूस की रणनीति रही है, यूक्रेन में क्रमशः सलामी स्लाइसिंग करने की, कतरा कतरा टुकड़ों पर कब्जा करने की, जो पूर्वी यूक्रेन है जहां रूसी भाषी स्लाव मूल के लोग रहते हैं और 1 लाख से अधिक सेनाओं का जवाब जहां है, उसके लिए भी उनको बेलारूस उपयोगी नजर आता है। ये एक पक्ष है। मगर फिर भी तत्काल ऐसा क्या हुआ जिसने बेलारूस के तानाशाह को मजबूर किया इस तरह का आचरण करने के लिए? कारण बहुत स्पष्ट है कि जो पश्चिमी देश रूस में पुतिन के जुशायरी तेवरों से परेशान थे, क्रीमिया और यूक्रेन में उसके हमलावर तेवरों के कारण, क्रीमिया को हथिया लेने के कारण, उन्होंने उस पर बहुत सख्त आर्थिक निषेध लगाए थे और लगभग एक वाणिज्य युद्ध की स्थिति थी। वही वैसे ही निषेध बेलारूस पर भी लगाए गए थे। रूस उस धक्के को बर्दाश्त कर सकता था, पर बेलारूस की अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं थी, न उसके संसाधन प्राकृतिक इतने बड़े थे, न उसकी अर्थव्यवस्था का पैमाना इतना बड़ा था कि उसको इसका कोई असर नहीं पड़ता। बेलारूस एक भूमिबद्ध राज्य है, जैसा हमने पहले भी कहा, और उसका निर्यात जो होता है पोटाश का, कोयले का, गैस का, लकड़ी की चीज़ों का, छोटी मोटी मछली, टेक्नोलॉजी के उपकरणों आदि का, जो जब वो रूस का सोवियत संघ का सदस्य था, रूस का भी हिस्सा था, तब से ये उद्योग धंधे वहाँ स्थापित हुए हैं। मगर अधिकांश निर्यात उनकी चीज़ों का रूस की तरफ ही होता है। मगर चूंकि ये भूमिबद्ध देश है, इसको जो भी कुछ ये यूरोप में निर्यात करता है, पश्चिमी यूरोप को, उसके लिए या तो सड़क मार्ग की जरूरत है जो पड़ोसी देशों से गुजरती है, या विमान मार्ग से जाने की जरूरत पड़ती है। जब हाल में एक ऐसी घटना हुई कि जब बेलारूस के तानाशाह ने, लुकाशेंको ने, अपने एक आलोचक को, जिस विमान में वो सवार था, वो किसी दूसरे देश से तीसरे देश में जा रहा था, मगर जब वो उसमें आकाश में उड़ रहा था बेलारूस के ऊपर, बाध्य किया उस हवाई जहाज को उतरने के लिए मिन्स्क में, और इस आलोचक को उतारकर जेल भेज दिया गया। अधिकांश देशों का यह मानना है कि यह हवा हरण की घटना थी, हाईजैकिंग की घटना थी, जिसको राज्य द्वारा प्रायोजित तस्करी, आतंकवाद कहा जा सकता है। और इसके बाद यूरोपीय समुदाय ने बहुत कड़े कदम उठाए। उन्होंने अपना आकाश वर्जित कर दिया, निषिद्ध कर दिया बेलारूस के हवाई जहाजों के लिए। अपने किसी भी अड्डे पर बेलारूस के किसी भी विमान को उतरने से मनाही कर दी। तो ये एक आर्थिक संकट बेलारूस के लिए पैदा हो गया। और इसके प्रतिशोध में, इसके प्रतिकार में लोगों का ऐसा मानना है कि सबक सिखाने के लिए लुकाशेंको ने पोलैंड के साथ इन शरणार्थियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जो एक प्रसिद्ध मुहावरा है कि किसी दूसरे माध्यम से युद्ध करना। इस तरह का शिकार भारत भी हुआ है, जब शरणार्थियों को खदेड़ा था अत्याचारी वंशनाशी पाकिस्तानी सेना ने, आज के बांग्लादेश से, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से भारत में। तो ये राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता पैदा करने के लिए ये अपनी ताकत दिखलाने का एक प्रयास है लुकाशेंको का और बेलारूस का।
और एक हद तक वो इसमें सफल भी हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि हाल ही में उनसे बात करने को मजबूर हुई जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल, जिन्होंने उनसे कहा कि ये संकट आगे अधिक विकट नहीं होना चाहिए, ये मानवीय संकट है, इन शरणार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए। और कई बार आक्षेप लगते हैं कि जो इस तरह फुटबॉल की तरह ये शरणार्थी एक जगह से दूसरी जगह उछाले जाते हैं, निश्चय ही उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। उनके साथ बलात्कार और हत्या होती तो है ही है, उनका दुरुपयोग, शोषण वो सारे देह तस्कर करते हैं, जो उनको सिर्फ एक माल समझते हैं और धोखा देकर पहुंचा देते हैं। फिर इससे उनका कोई वास्ता नहीं रहता कि इनका क्या होगा। अब मगर कहीं ना कहीं हमको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बिल्कुल दूध का धुला पोलैंड भी नहीं कहा जा सकता है। पोलैंड यूरोपियन समुदाय का सदस्य तो है और वो चाहता है कि नाटो की सेना का संरक्षण उसे मिलता रहे, ताकि रूस उसके ऊपर दबाव न डाल सके बेलारूस के जरिए या किसी और तरीके से। मगर हाल में वहां जो सरकार निर्वाचित होकर आई है वो घनघोर दक्षिणपंथी, तानाशाही मिजाज की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न मानने वाली, जनतांत्रिक संस्थाओं में आस्था न रखने वाली और समान नागरिकों को अधिकार देने के लिए उत्सुक नहीं है। उनमें एलजीबीटी समुदाय के लोग हों और एक जो बड़ा विचित्र सा रिश्ता रोमन कैथोलिक चर्च के साथ वर्तमान सरकार का है, उसमें लोगों का मानना है कि और भी रोमन कैथोलिक देश यूरोपीय समुदाय में है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, मगर वहाँ राजनीति में, वहाँ व्यक्तिगत जीवन में, वहाँ के सिविल जगत में ये धर्मनिरपेक्ष आचरण ही अधिकतर होता है। मतदान के वक्त ये सांप्रदायिक तत्व अधिक असरदार हो सकते हैं, मगर सार्वजनिक जीवन में एक तरह की धर्मनिरपेक्षता, जनतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आज पोलैंड यूरोपीय समुदाय का सदस्य तो है, मगर वर्तमान सरकार उसकी लाडली नहीं है, कतई नहीं है। और कई बार ये है कि पोलैंड ने साफ साफ चुनौती दी है यूरोपीय समुदाय के नेताओं को कि न तो वह मानेगा सर्वोच्च सत्ता यूरोपीय अदालत की, वो अपनी सर्वोच्च अदालत को संप्रभु मानता है, वो उसको संविधान के विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझता है और उसका मानना है कि वो उन मूल्यों को जो उस पर जबरन थोपे जा रहे हैं, जब तक उनकी कीमत उसे नहीं मिलती है वो बोझ उठाने को तैयार नहीं है। वो आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूरोप के समृद्ध देशों से, मगर वो ये भरोसा देने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो शरणार्थियों की रक्षा करेगा, मानवीय मूल्यों की रक्षा करेगा, युद्ध अपराधियों और वंशनाशक तानाशाहों के विरुद्ध मुहिम में उसका साथ देगा। तो कहीं ना कहीं ये तनाव पोलैंड और यूरोपीय समुदाय के नेताओं फ्रांस, जर्मनी आदि के बीच भी चलता रहा है। मगर पोलैंड का ये कहना एक हद तक सही है कि यदि उसको बनाया जा रहा है निशाना कि वो शरणार्थियों को ग्रहण करे, तो कम से कम उसको अपने बचाव के लिए मदद तो अपने यूरोपीय समुदाय के और साथियों से मिलनी चाहिए। याद करें, इसी तरह की आलोचना आक्षेप ग्रीस ने लगाया था कि दुनिया भर के शरणार्थी, जब एंजेला मार्केल बहुत उदार थी शरणार्थियों को जर्मनी में ग्रहण करने के लिए, जब तक उनकी कटु आलोचना नहीं शुरू हुई थी, तब तक ये समस्या ग्रीस की भी थी और इटली के कुछ हिस्सों की थी। दुनिया भर के शरणार्थी वहां पहुंचते थे और फिर कहा जाता था आप इनको अपने यहाँ रखिए, और जब तक इनकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती, और फिर आप ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा है अफगानिस्तान के घटनाक्रम के बाद। मगर उसके पहले भी यदि आप देखें तो लगभग 20 साल से जो सत्ता परिवर्तन का प्रयास अमेरिका ने सीरिया में किया, इराक में किया, लीबिया में किया, अफगानिस्तान में किया, और जो अस्थिरता बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लालच के कारण, जिन्होंने एक भ्रष्ट सरकार को या दूसरी सेना के घटक को, भ्रष्ट को, अत्याचारी घटक को प्रोत्साहित किया है अपने स्वार्थों के लिए, उसके कारण जो शरणार्थी पैदा हुए हैं, या मौसम बदलाव के कारण जो परिवर्तन हुआ है, सूखा पड़ा है आदि, उसके कारण, तो इस सब का मिला जुला प्रभाव ये है कि लोग कहते तो हैं कि शरणार्थियों की समस्या एक सार्वभौमिक समस्या है, मगर जब वो समस्या कहीं प्रकट होती है तो सिर्फ जल्दबाजी होती है कि एक मानवीय समस्या है, यहाँ वंशनाश हो रहा है, यहाँ इनके अधिकारों की, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, ये अकाल पीड़ित हो सकते हैं, दुर्भिक्ष से मारे जा सकते हैं, कुपोषण से मारे जा सकते हैं, बीमारी से मारे जा सकते हैं। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई दो टूक बोलता नहीं है। अधिकांश शरणार्थी वो हैं जो उन देशों से आ रहे हैं जिनकी तबाही के लिए अमेरिका और खुद यूरोप जिम्मेदार है। उपनिवेशवाद के दौर से आज तक उनकी बड़ी कंपनियां जिम्मेदार हैं जो आर्थिक संसाधनों का शोषण करती हैं, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये कि अधिकांश शरणार्थी दुनिया के किसी भी देश से आ रहे हों, वो हैं जो इस्लाम के अनुयायी हैं।
ये सब कट्टरपंथी आतंकवादी नहीं है, कतई नहीं है, मगर चूंकि वो एक विधर्मी है, एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो यूरोपवासी नहीं समझ सकते हैं, उनकी त्वचा का रंग दूसरा है, और वो मिलजुल कर इतने बेचारे दीनहीन, उत्पीड़ित, शोषित हैं कि जब वो शरणार्थी के रूप में भी कहीं पहुंचते हैं तो जुड़े रहना चाहते हैं अपनी जात बिरादरी के लोगों के साथ। जात बिरादरी शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट करने की जरूरत है। जाति व्यवस्था इनमें नहीं है, मगर नस्लवादी और उपनस्लवादी जो भेदभाव हैं, प्रादेशिक भेदभाव हैं, उसके कारण ये लोग इकट्ठा रहते हैं। अफ्रीकी अफ्रीकियों के साथ, इराकी इराकियों के साथ, सीरियावासी सीरियावासियों के साथ, अफगानी अफगानियों के साथ आदि। शरणार्थियों का चर्चा हम थोड़ा रुककर अधिक विस्तार से करेंगे कि इनकी समस्याओं का वो आयाम कौन है जो उनको दूसरे अन्य देशों के साथ जोड़ता है। मगर यदि इस बात को आप ध्यान में रखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्वयं यूरोपीय समुदाय इस संकट की को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। उसने जो कानून बनाए हैं कि शरणार्थियों के साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा, वो सलूक खुद बड़े देश यूरोपीय समुदाय के आज करते नजर नहीं आते हैं। कहीं सांप्रदायिक उन्माद में उन्हें इस्लामी आतंकवाद का खतरा नजर आता है, कहीं वो दीनहीन जो शरणार्थी हैं उनकी उन परिस्थिति का ख्याल नहीं करते कि यदि उनको समान अधिकार नहीं मिलेंगे तो उनमें हिंसक भावना का ही विस्फोट होगा। इन बातों को अगर यदि आप ध्यान में रखें तो बेलारूस और पोलैंड की सरहद की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि एक और बेलारूस है जो कहने को संप्रभु स्वाधीन देश है, मगर वास्तव में हकीकत में रूस का मोहरा है, पुतिन की कठपुतली है। और पोलैंड जो है वो संप्रभु देश है, यूरोपीय समुदाय का सदस्य है, मगर वो आज यूरोपीय समुदाय के मूल्यों को मान्यता नहीं देता है और उसके साथ भी नाराजी यूरोपीय समुदाय के नेताओं की है। तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो बड़े देश नहीं हैं, जिनकी अपनी कोई बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रही है, मगर वो एक विस्फोटक संकट को जन्म देने की कगार तक पहुंच चुके हैं। पोलैंड और बेलारूस के सरहद पर जो शरणार्थियों की समस्या धधक रही है, उसके कुछ आयाम ऐसे हैं जो दूसरी शक्तियों को चाहे अनचाहे इस संघर्ष में ला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि दर्जन भर से ज़्यादा देशों के शरणार्थी यहाँ हैं, जिनमें सीरियाई हैं, जिनमें इराकी हैं, जिनमें अफ़गान हैं, जिनमें तुर्की से आए कुर्द हैं, मगर इसके साथ ही अफ्रीका के आधा दर्जन देशों से आए शरणार्थी हैं। और वो शरणार्थी हैं कुछ जो दूर दराज देशों से, इंडोनेशिया, मलेशिया तक से यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप से भी पहुँचे हुए हैं। अब ये सारे जो शरणार्थी हैं, यदि ये पोलैंड इनको ग्रहण नहीं करता है और बेलारूस इनको अपने यहाँ रखने में असमर्थ है, तो जाहिर है इनको वापस भेजने की समस्या बनी पड़ी रहेगी। ये शरणार्थी शिविरों में अमानवीय परिस्थितियों में निरंतर नहीं रह सकते हैं, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब वैश्विक महामारी की चौथी लहर की चपेट में पश्चिमी यूरोप है। तो कई संकट हैं इन शरणार्थियों के वहाँ बने रहने पर भी, कि शरणार्थियों का संकट पिछले कुछ वर्षों से निरंतर एक विकराल रूप धारण करता रहा है, मगर तब तक उसका स्वरूप कुछ भिन्न था जब वो यूरोप की सरहद उससे प्रभावित हो रही थी। इटली का कुछ हिस्सा, ग्रीस का कुछ हिस्सा और कुछ नागरिकों का, इन शरणार्थियों का पहुंचना और नागरिकों को उत्तेजित करना जर्मनी में या अन्यत्र फ्रांस में। इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि अधिकांश शरणार्थी इस्लाम के अनुयायी हैं। हमारा कहने का अभिप्राय कतई नहीं है कि वो कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, मगर जिन परिस्थितियों में शोषित, उत्पीड़ित वो पहुंचते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जहां से आए अपने जैसे दीनहीन, बेचारे, बेसहारा लोगों के साथ। उसमें प्रादेशिकता भी दिखती है, उसमें भाषा बोली का अंतर भी दिखता है, उसमें कबायली संस्कार भी दिखते हैं। उनको लगता है कि एक साथ मिलके रहने में ही हमारी सुरक्षा है, और ये खतरा नजर आता है यूरोपवासियों को, जो कभी उनको ग्रहण करने के लिए तैयार थे, मगर आज उन्हें लगता है कि यदि सब लोग मिलकर एक हो गए तो हमारी अपनी पहचान नष्ट हो जाएगी, सांस्कृतिक भी, और हमारे लिए एक संकट पैदा हो जाएगा। इसका एक कष्ट और है कि जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश थे जो समृद्ध देश हैं, जो समृद्ध और संपन्न हैं। बेलारूस से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, ना उनकी तुलना पोलैंड से की जा सकती है। ये देश लगभग बाहर परिधि पे रहने वाले वो देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी की प्रगति के लिए बड़ी सीमा तक उन बड़े देशों पर निर्भर हैं जो नेता माने जाते हैं यूरोपीय समुदाय के। हमने पहले भी इस ओर इशारा किया कि पोलैंड और बेलारूस, इनमें से कोई भी
छोटी मात्रा में भी इन शरणार्थियों को अपने यहाँ दीर्घकालीन पनाह देने में असमर्थ है। बेलारूस तो इसके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। और इस बात को आप भली भांति समझें कि जहां तक रूस का नजरिया है, रूस की नजर में ये एक भू राजनीतिक संकट है और जिसका उपयोग वो अपने पक्ष में कर सकता है। यदि आप देखें तो रूस के दक्षिण में कॉकेशस प्रदेश में भी इस्लामी कट्टरवाद का संकट है। दागिस्तान में, चेचनिया में पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हमले भी हुए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को तक में हुए हैं, बहुत चर्चित रहे हैं। तो रूस का प्रयास ये है कि उसने बहुत एक सधे हुए कलाबाज की तरह तनी रस्सी पर चलने का प्रयत्न किया है पुतिन ने। उन्होंने तुर्की के साथ एक अपना ऐसा रिश्ता बनाए रखा है कि जो उनके साथ संधि मित्र थे अर्मीनिया वाले, उनका साथ न देकर उन्होंने उस समय अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में सुलह कराने के लिए वो युद्ध विराम की जगह पर तो खड़े हो गए, मगर ये काम जिम्मेदारी सौंप दी थी तुर्की को। और तुर्की को उन्होंने S-400 प्रक्षेपास्त्र बेचना भी शुरू कर दिया था, इस कारण कि तुर्की भले ही तमाम दुनिया भर के मुस्लिम बिरादरों को अपना भाई मानता हो, मगर वो अपना प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ाना चाहता है इस पूरे मध्य पूर्व से यूरोप की सरहद तक, एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं बट प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में। तो उसका जो सामरिक रिश्ता पुतिन के साथ है, प्रक्षेपास्त्र खरीदने वाला, या वो जो सहायता करता है रूस की कॉकेशस में या नगार्नो काराबाख वाले विवाद में अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, या देखी अनदेखी करता है रूस की उस सलामी स्लाइसिंग की यूक्रेन की, जहां 1 लाख रूसी सैनिकों का जमघट फिर से खड़ा हो गया है। यदि ये सब आप देखें तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शरणार्थी संकट में कहीं ना कहीं हित जुड़े हुए हैं तुर्की के, पोलैंड के, जर्मनी के, यूरोपीय समुदाय के दूसरे बड़े नेता फ्रांस के, और जो यूरोपीय समुदाय के वो छोटे छोटे देश हैं जो कभी सोवियत साम्राज्य का हिस्सा रहा करते थे, लगभग उपनिवेश थे, आंतरिक उपनिवेश थे। वो चेकोस्लोवाकिया हो, वो रोमानिया हो, वो हंगरी हो, इन सब में एक अस्थिरता है। ये इन सब में एक तरह से भयंकर दो फाड़ देखने को मिलता है जनमत में। कुछ लोग हैं नई पीढ़ी के जो प्रगति चाहते हैं, जनतंत्र चाहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं। कमोबेश पोलैंड को छोड़कर शरणार्थियों के बारे में सस्ते श्रमिकों के रूप में एक सीमित संख्या में शायद इन लोगों को ग्रहण कर सकते हैं, मगर वो भी उन शरणार्थियों को स्वीकार करने में इच्छुक नहीं है जो न तो कुशल कारीगर हैं, न ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो सिर्फ मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। और शरणार्थी के रूप में भी यदि उनको शरण भी दी गई तो वो एक आशंका का कारण बने रहते हैं कि यदि वो शोषित उत्पीड़ित ही इस नए समाज में भी रहेंगे, उनकी आकांक्षाओं का ज्वार दूसरों को देखकर बढ़ेगा कि उनके जीवन यापन के स्तर में और स्थानीय नागरिकों के जीवन यापन में कितना स्तर है। तो एक तरह से सामाजिक उच्छृंखलता, संगठित अपराध को वो बढ़ावा देंगे। और जैसा हमने अभी रेखांकित किया कि बेलारूस ने जो कुछ किया है वो एक संप्रभु राष्ट्र की सांठगांठ मानव तस्करों के साथ, मादक द्रव्यों की तस्करी करने वालों के साथ है, नाजायज हथियार करने वालों के साथ रही है। तो कैसे आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं? जो बहुराष्ट्रीय संगठन होते हैं, वो यूरोपीय समुदाय हो या संयुक्त राष्ट्र हो, असमर्थ रहे हैं, वो सिर्फ प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये सोचना महत्वपूर्ण होता है कि आने वाले दिनों में इस संकट का क्या हो सकता है। क्या ये संकट विस्फोटक बनेगा, या जैसा हमने पहले कहा था, अगले सप्ताह तक कोई दूसरी समस्या ऐसी धीरे धीरे खोलने वाली कहीं और नजर आ जाएगी कि पहले यमन में मानवीय संकट सबसे बड़ा था, फिर तिग्रे और इथियोपिया में ये संकट सबसे बड़ा हो गया, फिर सूडान की बारी आ गई, और फिर अफगानिस्तान ने तहलका मचा दिया, और फिर आपको लगता है कि ये समस्या कभी चकमाओं की हो जाती है, फिर अब ये समस्या इस समय पोलैंड और बेलारूस की सरहद की हो गई है। अगले सप्ताह तक हो सकता है कि हमारा ध्यान फिर भटक जाए, हम फिलिस्तीनियों की तरफ चले जाएं, लेबनान के बारे में सोचने लगें, साहिल के बारे में सोचने लगें, और उस त्रिकोण की बात फिर से करने लगें। मगर जहां तक हमारा मानना है, आप इस बात को अनदेखा न करें कि यूरोपीय समुदाय ने भले ही मानवीय कानून पारित किए हैं, मगर उनको लागू करने में यूरोप की बड़ी शक्तियां भी, फ्रांस और जर्मनी भी अब हिचकिचाने लगी हैं। यहाँ दोष ये नहीं है कि उनको बारंबार आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ता है, कोई जिसे अंग्रेजी में लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, कोई घातक हिरावल दस्ता हमला करता है, वो सरफिरा होता है, वो पागलपन के जुनून में होता है, मगर कुल मिलाकर दोष शरणार्थियों के संग बढ़ा जाता है। और इसके अलावा
यदि आप देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में खुद एक ऐसी शरणार्थी समस्या है जो चली आ रही है। उसका एक नस्लवादी रूप है, सबसे बड़ा भेदभाव अमीर और गरीब का है, मगर वहाँ भी जो दीवार खड़ी करने की बात कर रहे थे ट्रंप, वो दीवार भले ही अधूरी है, मगर उस दीवार को जिसको गिराने की बात कभी बाइडेन करते थे, अब उनका रवैया और कमला हैरिस का रवैया भी काफ़ी कट्टर होता जा रहा है उन शरणार्थियों के प्रति जो मेक्सिको से आते हैं अमेरिका की ओर। और ये सब मेक्सिको से आने वाले शरणार्थी नहीं हैं। मेक्सिको की स्थिति कमोबेश वही है जो पोलैंड की है, जो वहाँ उसके ऊपर धकेले जा रहे हैं शरणार्थी उसके पड़ोसियों की तरफ से। निकारागुआ, इक्वाडोर, पैरागुआ, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारे देश से इन सारे देश जो उथल-पुथल से ग्रस्त हैं, इनके शरणार्थी मेक्सिको में पहुँचते हैं, तो मेक्सिको का तर्क भी वही है कि उसके पास साधन नहीं है, वो उन शरणार्थियों को अपने यहाँ नहीं रख सकता। मगर अमेरिका का कहना है कि उसकी ज़िम्मेदारी है, वो रास्ते में एक वो रास्ता दे रहा है इन शरणार्थियों को अमेरिका तक पहुँचने का टेक्सास के बॉर्डर में, और टेक्सास के बॉर्डर में प्रतिबंध हैं, पासपोर्ट कंट्रोल हैं, मगर इतनी बड़ी बाढ़ आती है छोटे बच्चों की, परिवार के सदस्यों की, जो अपने बच्चों को इधर-उधर फेंक देते हैं, और फिर सवाल वही उठ खड़ा होता है कि क्या आप इन बच्चों को फिर वापस फेंक सकते हैं मरने के लिए मेक्सिको में जिसके पास साधन नहीं है? और क्या यदि आप बच्चों को ग्रहण करते हैं तो उनको क्या उनके अभिभावकों से बिछुड़ा सकते हैं? तो ये समस्या मानवीय ज़रूर है, मानव अधिकारों से जुड़ी ज़रूर है, मगर बड़ी शक्तियों के दोहरे मानदंडों के कारण, पाखंड के कारण किसी छोटे राज्य पर यह दबाव डालना या एक सामुदायिक हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कर सकना बहुराष्ट्रीय संभव नहीं रह गया है इस तरह की शरणार्थी समस्याओं को लेकर। और इसका एक प्रभाव, जो जटिल प्रभाव है, वो और कठिन है कि अक्सर जो बड़े देश चीन से कहते हैं कि उसे नियमबद्ध अनुशासन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आचरण करना चाहिए, रूल बेस्ड सिस्टम की व्यवस्था के आधार पर, वो इस बात को विश्वसनीय नहीं तरीके से नहीं पेश कर सकते जब उनका अपना आचरण अपने ही बनाए कानूनों, अपने ही बनाई परंपराओं के अनुरूप नहीं होता। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के हितों पर इस संकट का क्या असर पड़ सकता है? हम ये भी कह सकते हैं बहुत दूर-दराज का मामला है, बेलारूस और पोलैंड के बीच का मामला है, ये तो यूरोपियन समुदाय की समस्या है, हमें इससे क्या लेना-देना? संख्या शरणार्थियों की बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो घुसपैठिए भारत में शायद प्रतिदिन अड़ोस-पड़ोस से आते-जाते रहते हैं। तो ये कहना हमारे लिए एक भ्रामक भूल होगी, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो वास्तव में सार्वभौमिक होते हैं। मौसम बदलाव का मुद्दा उनमें से एक है, वैश्विक महामारी से लड़ने का मुद्दा एक है, टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण का मुद्दा एक है, और उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का है। और कहीं न कहीं ये सारे मुद्दे गड्ढे-मड्ढे हो जाते हैं शरणार्थियों की समस्या के साथ। वो मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े हैं, वो युद्ध अपराध के साथ जुड़े हैं, वो वंशनाशक आचरण के साथ जुड़े हैं, वो मानवता के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उसके साथ जुड़े हैं। उनसे ये बात ज़ाहिर होती है कि जितनी बार असमर्थ सिद्ध होता है संयुक्त राष्ट्र, जितनी बार पंगु सिद्ध होता है कोई और बहुराष्ट्रीय संगठन, यूरोपीय समुदाय जैसा, कि बहुराष्ट्रीय समाधान ढूँढा जाना इन सार्वभौमिक मुद्दों का संभव नहीं रहा है। और कहीं न कहीं जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम बदलाव है या टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण है, सभी देश टेक्नोलॉजी के बारे में समान एक समतल मैदान पे काम नहीं कर रहे हैं। मगर यदि हम उन संस्थाओं का क्षय होने देते हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संभव नहीं रहती, जिनमें जनमत का हम की अवहेलना करते हैं, तो क्या फिर हम ऐसे तर्कसंगत नीतियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं, उनको निर्धारित कर सकते हैं, जिनसे हम कम से कम अपने राष्ट्र हित की रक्षा उस स्थिति में कर सकें जहाँ ये हो रहा है? ऐसा नहीं है कि शरणार्थी बहुत दूर हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि कहीं न कहीं वो तार जुड़ते हैं भारत के साथ भी। भारत की भू-राजनीतिक स्थिति दक्षिण एशियाई महाद्वीप में ऐसी है कि कहीं से भी उसके पड़ोसी और उसके जो बैरी देश हैं, वो उन शरणार्थियों का नहीं, दूसरे शरणार्थियों का प्रयोग उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से भारत को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। और भारत अपने को उस स्थिति में कटघरे में नहीं पहुंचाना चाहता है जहां उस पर पाखंड का आरोप लगे, उससे कहा जाए कि वो दूर-दराज के देशों में तो मानव अधिकारों का समर्थन करता है, पर
स्वदेश में अपने यहाँ मानवाधिकारों का वो उल्लंघन करता है, वो उत्पीड़न और दमन करता है अल्पसंख्यकों का, वो सांप्रदायिक हों, वो भाषाई हों, जनजातीय हों, और वो उन शरणार्थियों के प्रति बहुत उदार नहीं है जो मानवीय आधार पर शरण मांगने उसके देश तक पहुँचते हैं, भले ही वो बरास्ता म्यांमार पहुँचते हों, बरास्ता अ, बांग्लादेश पहुँचते हों। ये सारी बातें भारत को ध्यान में रखने की हैं। अब तक भारत अपना बचाव समर्थ तरीके से राजनीति से करता रहा है, मगर आने वाले दिनों में ये चुनौती और विकट हो सकती है। अमेरिका इसके बारे में अपने दोहरे मानदंडों के बारे में नहीं सोचता है कि जो बड़ी दीवार वहाँ बनाई जा रही थी मेक्सिको में, उसको उसने ढहाने की बात की थी और अब वो उसको स्वीकार करता है और दबाव बनाए रखता है मेक्सिको पर कि वो रोके शरणार्थियों के अपने यहाँ ही। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनमें भारत एक बड़ा देश है, उसका भौगोलिक विस्तार बड़ा है, उसकी स्थिति बेलारूस या पोलैंड जैसी नहीं, मगर कहीं न कहीं उसे भी मध्य पूर्व में अपने इस्लामी मित्रों के साथ जो नए संबंध स्थापित किए हैं, उनको ध्यान में रखना है। उसको ये भी ध्यान में रखना है कि चीन दुरुपयोग कर सकता है उन देशों का, पाकिस्तान हो या म्यांमार हो या श्रीलंका के साथ जो उसकी नई सामरिक रिश्तेदारी है, जिसमें भारत के लिए ये समस्या दुखद बन सकती है। ऐसा नहीं कि बड़ी लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत में एकाएक आएंगे, मगर भारत में रहने वाले जो तिब्बती शरणार्थी हैं, उनकी संख्या भी इतनी बड़ी है कि अब तक सब के सब, उनमें से अनेक भारत के नागरिक हैं, कुछ विदेश में चले गए हैं, दलाई लामा भारत में रहते हैं, मगर शरणार्थियों की समस्या भारत के लिए ऐसी नहीं है जिसको कहे दूर दराज की समस्या है। हम इसके बारे में अगर आप कुछ देर धैर्य से प्रतीक्षा करें तो सब कुछ ठीक होगा। ये नादानी होगी, ये अदूरदर्शिता होगी। इस सप्ताह इतना ही। हम सोचते हैं कि आप इन सब विषयों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, न केवल शरणार्थियों के बारे में, मगर शरणार्थियों की यूरोप में घिरे शरणार्थियों के बारे में। आप ये भी सोचने की कोशिश करेंगे कि शरणार्थी या अपने देश में विस्थापित लोग क्यों पैदा होते हैं और कैसे कौन-कौन देश इनके प्रति उदार या क्रूर आचरण करते हैं। क्या वो सिर्फ तानाशाहियाँ हैं जो इनको फुटबॉल के खेल का एक साधन समझती हैं, इनको गोला बारूद की तरह इस्तेमाल करती हैं अपने दुश्मनों, प्रतिद्वंदियों के प्रति, या ऐसा है कि कहीं न कहीं जनतांत्रिक देश हों, अपने को जनतांत्रिक मानने वाला, वहाँ भी नस्लवाद है, वहाँ भी वर्ण का भेदभाव है। वो भी उन लोगों को, दूसरे लोगों को जो उसे पराये अजनबी लगते हैं, एक सीमा के बाद शरणार्थी के रूप में भी ग्रहण करने को तैयार नहीं है। तो यूरोपीय समुदाय खुद बड़ी सीमा तक ज़िम्मेदार है उन कानूनों के लिए जिनको वो लागू करने में आज असमर्थ नज़र आता है। भारत के लिए यह सब चीज़ें एक जटिल गुत्थी के समान हैं, मगर उसको अनुभव है शरणार्थियों के आगमन का, उनकी बाढ़ के आने का, उससे किस तरह की अस्थिरता होती है, और आतंकवाद की चुनौती तो हर दिन झेल रहा है। तो आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए शायद कहीं न कहीं कठोर अनुशासन की ज़रूरत होती है, और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि जनतंत्र के कारण ही, ज़्यादा जनतंत्र के कारण ही ये समस्या पैदा होती है। ये तो खैर बेहद मूर्खतापूर्ण कुटिल तर्क है। मूर्खतापूर्ण उतना नहीं जितना कुटिल, मगर मेरे ख्याल में क्या जनतंत्र और मानवीय अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है बड़े देश में जिसके लिए आतंकवाद का संकट मुंह बाए खड़ा हो और मौसम के बदलाव की चुनौती भी सामने हो। आप गंभीरता से इन विषयों को सोचें और इससे जुड़ी समस्याओं को दूसरे देशों के हितों के साथ जो हमारा टकराव है या सन्निपात है उसके बारे में सोचें, व्यवस्था के बारे में सोचें, और शरणार्थियों की समस्या के बहाने, पोलैंड और बेलारूस के बहाने इन व्यापक प्रश्नों को भी आप कोरे दें और अपना मत इनके बारे में बनाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।